तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्लास। तो आप लोगों का अगला टॉपिक है विस्कोसिटी। ये भी चैप्टर 2 यूनिट 2 ही है, उसी के अंतर्गत हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस विस्कोसिटी हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। विस्कोसिटी हिंदी में कहते हैं इसको श्यानता। तो जिस तरह से मैंने इसके पहले फ्रिक्शन बताया था, तो फ्रिक्शन क्या होता है, सॉलिड जो सरफेस है उनके बीच वर्क करता है, तो वो भी एक अपोज फोर्स था। तो सेम इसी प्रकार जो लिक्विड होता है, जितने भी द्रव होते हैं, उनके विभिन्न तलों के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। इसी फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं या विस्कोस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले जो बल होता है उसको हम श्यान बल कहते हैं। ये श्यान बल क्या करता है, द्रवों की गति की विपरीत परतों के बीच वर्क करता है, और एक लेयर जो है अपने से ऊपर लेयर के आगे बढ़ने का विरोध करता है। मतलब ये भी एक प्रकार से फ्रिक्शनल फोर्स है, द्रव के सतहों के बीच वर्क करने वाला। तो इस बल को हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। और इस जो लिक्विड है उनकी इस प्रॉपर्टी को हम श्यानता, विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी दिशा हमेशा द्रव के प्रवाह के विपरीत होता है। जिस तरह से सॉलिड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सेम विस्कोसिटी में जो विस्कोस फोर्स होता है, इसकी भी दिशा लिक्विड जो फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दो लिक्विड लेयर के बीच में वर्क करता है। तो किसी भी द्रव की सतह के परतों के बीच, विभिन्न परतों के बीच वर्क करने वाला जो बल है, जो द्रव के प्रवाह गति का विरोध करता है, उसे हम श्यान बल कहते हैं। और द्रवों के इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं श्यानता किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो द्रव की श्यानता जो है, ये द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। फर्स्ट, द्रव की प्रकृति पर, मतलब द्रव की प्रकृति का मतलब, कहने का मतलब ये कि द्रव जो है थिक है या थीन है, गाढ़ा है या पतला है। द्रव अगर गाढ़ा है तो क्या होगा, उसके द्रव के परतों के बीच में लगने वाला विस्कोस फोर्स अधिक होगा, और अगर पतला है तो विस्कोस फोर्स कम होगा। जैसे अगर दो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दो लिक्विड, एक हम शहद लेते हैं और एक पानी लेते हैं, तो शहद क्या होता है, गाढ़ा होता है, और पानी क्या होता है, पतला होता है। तो द्रव जो शहद के विभिन्न सतहों के बीच वर्क करने वाला जो श्यान बल है वो अधिक होगा, और पानी की परतों के बीच लगने वाला जो श्यान बल है वो क्या होगा, कम है। तो ये द्रव के नेचर पर, लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है विस्कोस फोर्स। सेकंड देखते हैं हम, ये प्रेशर दाब के ऊपर किस तरह से निर्भर करता है। तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, श्यान बल बढ़ता है। देखिए, अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके जो लिक्विड के जो पार्टिकल है वो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो क्या होगा, पास पास आएंगे तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब क्या होगा, विस्कोस फोर्स बढ़ेगा। विस्कोस फोर्स जो वर्क करेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम दाब प्रेशर अगर कम करते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दूर दूर फैलेगा, तो विस्कोस फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से दाब पर डिपेंड करता है विस्कोस फोर्स। नेक्स्ट है टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। अगर हम किसी भी लिक्विड जो गाढ़ा है उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो पतला होगा। जैसे पानी है, पानी को हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर में चेंज होगा, मतलब वेपर के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल की अपेक्षा और क्या होगा, दूर दूर हटेंगे। कहने का मतलब है, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो कोई भी थिक लिक्विड जो है थिनर होगा, और उसके लेयर के बीच में वर्क करने वाला जो बल है, कहने का मतलब विस्कोस फोर्स है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अर्थात ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विस्कोस फोर्स क्या होता है, घटता है। और घटने पर ताप अगर कम करेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके विस्कोसिटी या विस्कोस फोर्स पर उसकी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये तो हो गया आपका, ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, और जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी श्यानता गुणांक देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक एवं वेग प्रवणता।
तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जब कोई लिक्विड किसी लेवल में फ्लो होता है तो एक लेवल दूसरे लेवल के ऊपर, दूसरे लेवल तीसरे लेवल के ऊपर, तीसरा लेवल चौथे लेवल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। ये अट्रैक्शन जो फोर्स है, जो जो फ्रिक्शनल फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो लिक्विड को आगे बढ़ने का विरोध करता है, इसको हम विस्कोस फोर्स कहते हैं। इसकी जो दिशा होती है ये लिक्विड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लेयर लिया है, 3 लेयर ए बी सी डी और पी क्यू। पी क्यू ये प्लेन है, उसके ऊपर पहला लेयर है लिक्विड का ए बी और दूसरा लेयर है सी डी। तो जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे क्या होता है, लिक्विड की सरफेस का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है और जो टॉप में रहता है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, और जो इस प्लेन के कांटेक्ट में रहेगा वो लिक्विड लगभग कांस्टेंट होगा, अर्थात उसका वेलोसिटी क्या होगा, लगभग जीरो होगा जो प्लेन के कांटेक्ट में। लेकिन जो सबसे टॉप में है उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। मतलब विस्कोस फोर्स जो है इस लेवल पर, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर लेते हैं, ए बी और सी डी। पी क्यू तो प्लेन हो गया जिस प्लेन पर फ्लो हो रहा है, इनका वेलोसिटी जो ए बी लेयर है उसका सरफेस पी क्यू से डिस्टेंस x लेते हैं, और जो सी डी लेयर है उसका इस लेयर से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस मानते हैं प्लेन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं द्रव का जो प्रवणता वेग होगा, है ना, द्रव का प्रवणता वेग। तो द्रव की स्थिर सतह से ऊपर की ओर जाने पर दूरी के समय परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है अलग अलग लेयर का, है ना, अलग अलग लेयर का, इसी को हम क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। तो दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अथवा द्रव के दो परतों के बीच एकांक दूरी पर वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं, जिसको अगर फार्मूला के रूप में शो करेंगे तो यहाँ पर हमने जो बताया था 2 लेयर माना था ABCD, इनका वेलोसिटी अलग अलग लिए थे और इनका डिस्टेंस x और x प्लस डी एक्स है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन अपान क्या होगा, परतों के बीच की दूरी होगा। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन कितना होगा, v प्लस डी वी में से हम v माइनस कर देंगे पहले वाले लेवल, और इसका डिस्टेंस में से x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स। तो ये है वेग प्रवणता। ठीक है, ये है वेग प्रवणता। अब हम न्यूटन का श्यानता नियम देखते हैं। न्यूटन के श्यानता नियम से तो न्यूटन का श्यानता नियम क्या बताता है कि द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाला श्यान बल विस्कोस फोर्स F का जो मान है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, है ना, विस्कोस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। द्रव की सतह के क्या होता है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात विस्कोस फोर्स F प्रोपोर्शनल टू A होगा। सेकेंड होगा यहाँ पर विस्कोस फोर्स F जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट अर्थात वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू A डी वी अपॉन डी एक्स। जब भी हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा माइनस ईटा A इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर माइनस ईटा एक नया फिजिकल क्वांटिटी आ गया, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या बताता है कि इसका जो डायरेक्शन है, जो विस्कोस फोर्स है, इसका डायरेक्शन जो है लिक्विड फ्लो के अपोजिट होता है ना, लिक्विड फ्लो के क्या होता है, अपोजिट होता है। और ईटा अनुक्रमानुपाती नियतांक जो है प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आया है, इसे हम कहते हैं श्यानता गुणांक कहते हैं। तो जब भी हम ये सिंबल जो है प्रोपोर्शनलिटी का हटाते हैं तो हमेशा हम क्या लगाते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ईटा लेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कोफिशिएंट कहते हैं लीटा का। तो जहाँ ईटा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं, इसे हमको पढ़ना था, समझना था। तो ये हो गया आपका ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
अब यदि हम देखते हैं a इज इक्वल टू 1 डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब अगर एकांक क्षेत्र पर लिक्विड का सरफेस एकांक होता हो, है ना, और उसके जो विभिन्न परतों के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिटी हो, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिटी हो, तो हम यहाँ पर हमको मिलेगा विस्कोस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, विस्कोसिटी फोर्स विस्कोसिटी गुणांक के बराबर होता है, या हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत करने वाले श्यान बल जो लिक्विड के विभिन्न परतों के बीच वेग प्रवणता का मान एकांक हो, तो उस समय लिक्विड के सतहों के बीच वर्क करने वाला जो श्यान बल है उसे ही हम क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अतः द्रव का श्यानता गुणांक आंकिक रूप से उस श्यान बल के बराबर होता है जो द्रव के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करता है, जिसका वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो, एक हो। अब इसका मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, सीजीएस पद्धति में पॉइस होता है, पॉइस। तो 1 पॉइस इक्वल टू 19 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 डे का पॉइस इक्वल टू 10 पॉइस होता है। डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे तो हमको किसका निकालना है, डायमेंशन का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा के टर्म्स में इस फार्मूले को लिखेंगे तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 होगा, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। और इसका यूनिट क्या होता है, पॉइस होता है। क्या होता है, पॉइस। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है ना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह। तो जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि द्रव का कोई कण उस पथ का अनुसरण करता है ना, जिसमें से पहले वाले कण उस पथ में आगे बढ़ चुका होता है, द्रव का इस प्रकार का प्रवाह क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोग को समझाऊं कि जैसे एक लाइन बना है, आप 26 जनवरी 15 अगस्त में लाइन बना करके रो का फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक रो बनाते हैं, रो बना करके आगे चलते हैं, या जैसे चींटियां चलती है, तो जो पहले वाला चींटी जिस पथ का फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, उसी पथ का फॉलो करते हुए उसके पीछे वाला चींटी जितने भी पीछे आएंगे उसी पथ का फॉलो करते हुए बढ़ते हैं, है ना। या जो मानव श्रृंखला बनी है, जिस पथ का फॉलो करते हुए सबसे सामने वाला जो मनुष्य है, मानव है या स्टूडेंट है, तो वो जिस पथ का फॉलो करेगा पीछे वाले भी उसी के पीछे पीछे चलेंगे। तो इस प्रकार से अगर लिक्विड में फ्लो हो रहा है, लिक्विड के पार्टिकल, तो इसको हम क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर ये पार्टिकल सी जो है, या पार्टिकल ओ जो है, या पार्टिकल वी जो है, इस बात में फॉलो करते हुए आगे बढ़ा, तो उसी बात का फॉलो करते हुए पार्टिकल पॉइंट पी पर और पॉइंट ए का जो पार्टिकल इसी बात का फॉलो करते हुए जाएगा, पॉइंट बी पर स्थित पार्टिकल भी इसी पथ का फॉलो करते हुए जाएगा, सेम पॉइंट सी पर स्थित पार्टिकल इसमें जो पहले जा चुके पार्टिकल उस बात का फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेम इसी प्रकार पॉइंट डी पर स्थित पार्टिकल इस पथ का फॉलो करते हुए जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जो पार्टिकल अपने रास्ता को नहीं छोड़ेगा, जिस रास्ते पर चल रहा है उसी रास्ते पर आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के रास्ते पर कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो लिक्विड फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। सेकंड, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अभी आज के समय में नदियों में जो पानी फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, लेकिन जब बारिश के दिनों में अगर पानी बहेगा तो क्या कहेंगे हम उसको, टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, जो सेकंड वाला मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सेकंड देखते हैं हम, टर्बुलेंट फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। तो किसी द्रव का वह न्यूनतम वेग जिससे कम वेग पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है, उसे हम क्रांतिक वेग कहते हैं। इस वेग से ऊपर अगर लिक्विड फ्लो होता है तो द्रव क्या होगा, उसका प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो हम इस क्रांतिक वेलोसिटी को टर्म्स को लेकर के ही हम टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह पढ़ेंगे। तो विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, जब किसी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव के प्रवाह
इसको विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव के कणों के वेग अनियमित होता है। मतलब वो एक जिस तरह से इसमें धारा रेखी में फ्लो हो रहा था, है ना, एक पार्टिकल जिस बात में निकल चुका है उसी बात का उसके पीछे आने पार्टिकल फ्लो फॉलो करेगा, ऐसा इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो में हुआ था। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि यहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल है एक दूसरे का रास्ता को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे भीड़ है ना, भीड़ में मान लो अचानक कुछ दुर्घटना हो जाए तो लोग क्या होंगे, इधर उधर भगने लगेंगे, कोई एक निश्चित ट्रैक से आगे नहीं गुजरेंगे। तो उस कंडीशन में जो सेम अगर उसी प्रकार का अगर प्रवाह हो लिक्विड का तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह। जैसे गैस होता है ना, अगर बर्तन में गैस भरी है तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है अगर हिट करेंगे तो इनरेगुलर मोशन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर लिक्विड के पार्टिकल इनरेगुलर मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका विक्षुब्ध प्रवाह। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं रेनॉल्ड नंबर। ये एक्चुअली में रेनॉल्ड नंबर क्यों दिया गया है कि लिक्विड का जो फ्लो है ये टर्बुलेंट फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये बताने के लिए इस नंबर का उपयोग करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर होता क्या चीज़ है हम देखते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर जब कोई लिक्विड किसी नली में प्रवाहित हो रही है ना, जब कोई लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो हो रही है, नली में बह रही है, तो किसी नली में बहने वाली द्रव के क्रांतिक वेग का जो मान होता है ना, ये ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने एक नियम दिया जिसे उसके नाम पर ही हम क्या कहते हैं, ऑसबोर्न रेनॉल्ड के नाम पर रेनॉल्ड लॉ कहते हैं, और उसी के आधार पर ये रेनॉल्ड नंबर निकला। तो इसके अनुसार क्या होता है, किसी भी जो नली है, ट्यूब है, उसमें फ्लो होने वाली द्रव का जो प्रवाह वेग है ना, या जो क्रांतिक वेग है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है नंबर 1 द्रव के विस्कोसिटी कोफिशिएंट पर निर्भर करता है। तो वीसी, सी से क्रिटिकल, है ना, क्रांतिक वेग, तो क्रांतिक वेग वीसी प्रोपोर्शनल टू ईटा द्रव के सांतक गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, द्रव के घनत्व को हम हमेशा रो से शो करते हैं, तो द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा, जिस नली में प्रवाहित हो रही है उस नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो लिक्विड का क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो इन तीनों को मिला देंगे तो हमको क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रो इंटू डी। ठीक है, अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर हमको फिर अनुत्क्रमणानुपाती चिन्ह मिल गया, तो इसको हमको हटाना है अनुत्क्रमणानुपाती चिन्ह को, तो बराबर लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर अनुत्क्रमणानुपाती नियतांक के यूज करेंगे। तो यहाँ पर अनुत्क्रमणानुपाती नियतांक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यूज करते हैं। तो वी सी इज इक्वल टू के ईटा अपॉन रो इंटू डी, जहाँ पर के जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर के इज इक्वल टू वी सी रो डी अपॉन ईटा। ठीक है, यही रेनॉल्ड नंबर के आधार पर ही हम किसी ट्यूब में फ्लो होने वाली द्रव का प्रवाह स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है ना, ये हम निर्धारित करते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है, यदि रेनॉल्ड नंबर के का वैल्यू 0 और 2000 के बीच में है तो किसी भी नली में बह रही जो द्रव है उसका प्रवाह धारा रेखीय होता है। ठीक है, क्या होता है, धारा रेखीय होता है। तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वी सी का वैल्यू, रो का वैल्यू, डी का वैल्यू और ई का वैल्यू पता हो तो उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं के का वैल्यू। तो पहला कंडीशन, अगर के का वैल्यू 0 और 2000 के बीच में आता है तो द्रव का प्रवाह वेग क्या होगा, धारा रेखीय होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अब यदि रेनॉल्ड नंबर के का मान 2000 और 3000 के बीच है तो द्रव का प्रवाह वेग धारा रेखीय या विक्षुब्ध होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि द्रव का प्रवाह धारा रेखीय है या विक्षुब्ध है, न तो ये धारा रेखीय हो सकता है और न ही विक्षुब्ध, दोनों के बीच में है। तो धारा रेखीय भी हो सकता है या विक्षुब्ध भी हो सकता है ना, 2000 के 3000 के बीच में है तो, क्योंकि अगर इसका स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी के लगभग नियर अबाउट है तो वो विक्षुब्ध होगा, उसके आगे है तो, और उससे कम है तो क्या होगा, धारा रेखीय होगा। तो इसलिए इस प्रकार अगर रेनॉल्ड नंबर के का वैल्यू 2000 और 3000 के बीच है तो धारा रेखीय या विक्षुब्ध होगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि धारा रेखीय ही है या विक्षुब्ध है। और थर्ड है, यदि रेनॉल्ड नंबर के का मान
3000 से अधिक आता है कैलकुलेट करने पर। तो हम यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं कि लिक्विड का जो फ्लो है ये निश्चित तौर पर क्या होगा, विक्षुब्ध प्रवाह होगा, या धारा रेखी से ये विक्षुब्ध में परिवर्तित होगा। 100% हम कंफर्म हो जाए कि लिक्विड का फ्लो जो ट्यूब में है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो इस प्रकार से हम रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका वैल्यू कितना होगा तो लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, और ज़्यादा होने पर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं अब स्टोक्स का लॉ। स्टोक्स लॉ का लॉ क्या होता है, तो इसके लिए हम एक असीमित विस्तार का श्यान माध्यम विस्कोस मीडियम लेते हैं और इसमें एक स्फेरिकल बॉडी को गिराते हैं इंडिपेंडेंटली। तो जब कोई गोलाकार पिंड किसी अनंत विस्तार के श्यान माध्यम में मुक्त रूप से गति करता है तो प्रारंभ में क्या होता है, उसका वेग बढ़ते जाता है तथा एक कुछ समय पश्चात एक निश्चित नियत वेग से गति करता है, जिससे पिंड का क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। मतलब जब कोई पिंड जैसे ऊपर से हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन के कारण उसका स्पीड लगातार बढ़ते जाएगा क्योंकि उसमें त्वरण उत्पन्न रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा उसका वेग धीरे धीरे वो कम होते जाएगा और एक निश्चित समय के पश्चात एक कांस्टेंट स्पीड से वो नीचे की ओर गिरेगा। ये जो कांस्टेंट स्पीड है ये क्या कहलाता है, उसका क्रिटिकल क्या कहलाता है, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे गिरेगा क्योंकि उस पर विस्कोस फोर्स लगता रहेगा, तो विस्कोस फोर्स जो है उसके वेट को बैलेंस करके रखेगा। तो इस प्रकार से एक निश्चित नियत वेग से नीचे की ओर गिरेगा जिसे हम उस वस्तु की क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टोक ने इस लिक्विड में जो स्पेरिकल बॉडी गिर रही है उस पर लगने वाले विस्कोस फोर्स को निकालने के लिए ही ये नियम दिया। तो स्टोक के नियम के अनुसार जब कोई गोलाकार पिंड जो है किसी समांगी माध्यम में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल द्रव के श्यानता गुणांक के अनुक्रमणप्रति होता है। गोले की जो त्रिज्या है उसके प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमणानुपाती होता है, और गोले के वेग के अनुक्रमणानुपाती होता है। गोला का जो टर्मिनल वेलोसिटी उसके प्रोपोर्शनल होता है। इन तीनों को मिला देंगे तो फिर वही काम रहेगा हमारा, एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा ए वी। तो एफ इज इक्वल टू के ईटा ए वी, तो के एक अनुक्रमणानुपाती नियतांक है। तो जब भी हम इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को तो अनुक्रमणानुपाती नियतांक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एस आई में इसका वैल्यू जो होता है 6 पाई होता है। तो अतः स्टोक का नियम क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए बी। ईटा विस्कोस मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है और वी उसका वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो लिक्विड में गिरता है। ठीक है, तो अब हम इसकी लागू होने की शर्तें देखते हैं, स्टोक्स लॉ। तो पहला है गोलाकार पिंड को अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, गोलाकार पिंड को दृढ़ एवं चिकना होना चाहिए, द्रव को अनंत विस्तार का होना चाहिए और द्रव को श्यान एवं समांगी होना चाहिए स्टोक के नियम के लागू होने के लिए। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं सीमांत वेग, है ना। सीमांत वेग क्या होता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी मैंने अभी बताया था कि जब कोई अत्यंत गोलाकार सूक्ष्म पिंड किसी श्यान द्रव में अनंत विस्तार के श्यान द्रव में गिरता है तो द्रव की सतह गोलाकार पिंड के साथ गति अवस्था में आ जाता है, क्योंकि जिस लिक्विड में गिराएंगे तो लिक्विड का सरफेस भी क्या होगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा, है ना, उस स्फेरिकल बॉडी के साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे ऊपर उसकी स्पीड क्या होगा, धीरे होते जाएगा। तो उससे दूर स्थित द्रव की सतह स्थिर अवस्था में रहता है, अतः द्रव के विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति शुरू हो जाती है। द्रव की सतह गोलाकार पिंड की गति का श्यान बल के द्वारा विरोध करता है तथा गोलाकार पिंड पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, है ना, बल लगता है, जिसके कारण वस्तु एक निश्चित नियत वेग से नीचे की ओर गति करता है, जिससे गोलाकार पिंड का क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसका डेरिवेशन निकालते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। यहाँ पर एक ये स्फेरिकल बॉडी है ना, जिसका मास m है, तो इसका भार कितना हो जाएगा, mg होगा। इस पर विस्कोस फोर्स ऊपर की ओर लगेगा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा ए बी। ये क्या करेगा, उसको आगे गति का विरोध करेगा, और अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जो इसके वेट को बैलेंस करेगा। ठीक है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है या जिसको बैलेंसिंग फोर्स कहते हैं ये ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, ये कितना होता है इसका वैल्यू, जो स्फेरिकल बॉडी है जितना वॉल्यूम का पानी हटाता है उसके वेट के बराबर होता है।
तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई a क्यू सिग्मा इसका डेंसिटी है ना, लिक्विड का इसका डेंसिटी लिक्विड का, और ये इंटू जी हो जाएगा, तो ये होगा, और W इज इक्वल टू mg। तो ये दोनों बिल आपस में मिल करके इस बल को मेंटेन करता है, जिसके कारण एक कुछ समय के पश्चात है ना, कुछ समय के पश्चात ये एक निश्चित नियत वेग से नीचे की ओर गिरता है, जिसे इस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स मिल करके अब थ्रस्ट और विस्कोस फोर्स ये इसके वेट को बैलेंस करता है, और एक निश्चित नियत वेग से ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है नीचे की ओर गिरता है विस्कोसिटी के कारण, इसे हम उसका टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पर 3 बल कार्य करता है। एक तो पिंड का भार W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, पिंड पर ऊपर की ओर उत्तोलन बल, अर्थात ये वाला जो फोर्स है अब थ्रस्ट फोर्स ये वर्क करता है, और तीसरा वर्क करता है श्यान बल स्टोक्स के लॉ के अनुसार, मतलब ये वाला विस्कोस फोर्स वर्क करता है। ठीक है, ये दोनों फोर्स मिल करके इसके वेट को बैलेंस करता है। तो हम वेट निकाल लेते हैं यहाँ पर कितना पानी हटाता है। तो गोलाकार पिंड का भार वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी 4/3 पाई a क्यू इंटू सिग्मा जी हो जाएगा, और इस पर बैलेंसी फोर्स हो जाएगा उत्तोलन बल गोलाकार पिंड द्वारा हटाया गया द्रव का भार, तो द्रव का डेंसिटी हो जाएगा, तो 4/3 पाई a क्यू रो इंटू सिग्मा, और यहाँ सिग्मा इंटू जी होगा, रो जो होगा ये स्पेरिकल बॉडी का डेंसिटी है, और यहाँ पर सिग्मा जो है लिक्विड का डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अतः परिणामी बल जो नीचे की ओर वर्क करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो 4/3 पाई a क्यू रो सिग्मा माइनस 4/3 पाई a क्यू सिग्मा जी। वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी पिंड जो है नीचे की ओर जाता है, ऊपर नहीं जाता। इतना फोर्स लगने के बाद भी पिंड जो है ऊपर की ओर नहीं जाता, बल्कि किस ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, इसलिए हम वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बोले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा क्या होगा, 4/3 पाई a क्यू रो सिग्मा माइनस 4/3 पाई a क्यू सिग्मा जी। तो 4/3 पाई a क्यू रो माइनस सिग्मा इंटू जी, तथा पिंड पर लगने वाला श्यान बल हो जाएगा 6 पाई eta ab। ये होगा आपका विस्कोस फोर्स। यदि पिंड सीमांत वेग से नीचे गति कर रहा है तो क्या होगा, विस्कोस फोर्स जो होगा परिणामी भार के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिणामी भार हो जाएगा स्टोक्स लॉ से विस्कोस फोर्स 6 पाई eta ab हो जाएगा, और परिणामी भार होगा 4/3 पाई a क्यू रो माइनस सिग्मा इंटू जी होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा सॉल्व करने पर इसे, है ना, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2/9 eta a स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सभी गोलाकार पिंड के सीमांत वेग का सूत्र है, समीकरण 3 जो है गोलाकार पिंड के सीमांत वेग का सूत्र है। उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि गोलाकार पिंड का सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। त्रिज्या यहाँ पर ये त्रिज्या है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। गोले की घनत्व और द्रव के घनत्व के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है रो माइनस सिग्मा के, और द्रव के श्यानता गुणांक ईटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये विस्कोसिटी है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इससे अगर हम विस्कोसिटी निकालना चाहे फ्री फॉलिंग स्फेरिकल बॉडी का, तो ईटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपन 9v, इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी स्फेरिकल बॉडी का, किसी लिक्विड का हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं स्फेरिकल बॉडी का इस्तेमाल करके। तो चलिए अगला स्टेप है, यहाँ पर किसी नली में बहने वाली द्रव के लिए पॉइसन समीकरण। तो यहाँ पर डेरिवेशन नहीं निकालना, केवल आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी का इस्तेमाल किया, टर्मिनल वेलोसिटी के आधार पर ही किसी भी लिक्विड में बहने वाली जो लिक्विड है उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, उसकी मात्रा निकालते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम जैसे घरों में अगर वाटर सप्लाई हो रहा है तो 1 घंटे में कितना यूज़ हो रहा है उसकी हम क्वांटिटी इस मेथड से यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ये है लिक्विड में फ्लो होने वाली लिक्विड किसी भी ट्यूब में फ्लो होने वाली जो लिक्विड है उसका वेलोसिटी का इक्वेशन है। तो इसमें केवल डेरिवेशन वगैरह नहीं देना, केवल फार्मूला बस देखना है, और उसके बाद इसका
जो वॉल्यूम होगा किसी भी नली से बहने वाली, एक्चुअली में ये जो इक्वेशन दिया गया पाइजोली का इक्वेशन, ये जो है किसी भी ट्यूब में जब कोई लिक्विड फ्लो हो रही है तो उसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ पर, इसका वॉल्यूम जो है V इज इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4/8 ईटा एल। तो किसी भी ट्यूब में फ्लो होने वाली लिक्विड का जो वॉल्यूम है प्रति सेकंड, उस नली से बाहर निकलने वाली लिक्विड का जो वॉल्यूम है पाई पी आर की पावर 4/8 ईटा एल, इस समीकरण का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का।